7-8 दिन में यदि एक बार आपने इसको समझ लिया तो आपका काम खत्म। तो मेरे 500 पेज 50 पेज में कन्वर्ट हो सकते हैं और इस तरह से हो सकते हैं कि इससे जल्दी नहीं हो सकता रिवीजन। तो मैं एग्जाम के पहले एक पेज देखूं और टॉपिक साफ, मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर, कोई कहीं से कहीं परेशानी। टेक्निक को यूज करो और हमारे एग्जाम के हिसाब से आप जो है चीजों को बेहतर कर सकते हो। पहला स्टेप मैं आज भी कहूंगा कि डायरेक्ट नोट्स पे छलांग ना लगाएं। नोट्स बनाने से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपको इसको एक बार देखना पड़ेगा आपकी इस टेक्निक को। पहली बार आपके नोट्स बने तो विद इन 7 डेज एक बार देख ही लो, नहीं तो इसी नोट्स को तुम 15-20 दिन बाद भी देखोगे तो समझ नहीं आएंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। कॉर्नेल नोट्स टेक्निक यदि मैं यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन में अप्लाई करूं तो मेरे 500 पेज 50 पेज में कन्वर्ट हो सकते हैं और इस तरह से हो सकते हैं कि मतलब रिवीजन में इससे जल्दी नहीं हो सकता रिवीजन। क्या तरीका है, मैं पैराग्राफ प्रॉपर पढ़ के आपको नोट्स बना के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज को अलाइन करके सारी चीजें सिखाने वाला हूं अगले 5-10 मिनट। तो मैं वीडियो स्लो भी लग रहा हूं ना, तुम 2x पे कर लो, लेकिन पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। आपकी प्रिपरेशन की ये समस्या ना बहुत, ये छोटी छोटी चीजें स्टेप्स हैं आपकी प्रिपरेशन में, आपको लेना चाहिए। बस आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी ने टीचर्स डे के ऑफर को एक्सटेंड किया हुआ है 11 सितंबर तक, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आप अनअकैडमी पर ले सकते हैं ड्यूरिंग सब्सक्रिप्शन। ये डिस्काउंट कोड है SGYT10, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीलिम्स आपका इस दौरान, ये 2 साल के सब्सक्रिप्शन में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। अगर प्रीलिम्स निकल जाता है तो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम आपको अनअकैडमी की ओर से दिल्ली में रहने की सुविधा मिल रही है, रहने खाने के साथ मेंटरशिप। और अगर प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है तो उस दौरान आपको अगले अटेम्प्ट के लिए फ्री क्रैश कोर्स भी दे दिया जाएगा, बट ये 11 तारीख तक ऑफर रहेगा। सो क्या होता है कॉर्नेल नोट सिस्टम विद लाइव एग्जाम्पल को अपन समझते हैं। आप हमेशा याद रखो, नोट्स मेकिंग की एक साइकोलॉजी को समझो कि हम नोट्स क्यों बना रहे हैं। सिंपल यदि एक जवाब मैं ढूंढूंगा तो यही कि मैं एग्जाम के पहले एक पेज देखूं और टॉपिक साफ, मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर, कोई कहीं से कहीं परेशानी, लेकिन उसके 3 हिस्से मुझे उस टाइम याद आने चाहिए। कभी हो सकता है डिटेल में दिक्कत आए तो डिटेल में हमारे पास कीवर्ड्स भी हों और कुछ क्वेश्चन अलाइन जो पीवाईक्यूज आए हैं तो वो सारी चीजें भी अलाइन होनी चाहिए। तो आपका जो पेज होगा वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। एक नोट टेकिंग कॉलम रखना है अपने को, और एक कुछ क्यू कॉलम जिसे हम कह सकते हैं कि जिसमें हम कीवर्ड्स वगैरह सारी चीजें लिखेंगे, और तीसरी बात है सर समरी। जी हाँ, अब इसमें समरी, कुछ बच्चे कहेंगे इनमें समरी नहीं, आप समरी को इस तरह से लिखिए जो आपके खुद के शब्द हों, जिसमें आप मेंस आंसर राइटिंग जब कर रहे होते हैं ना तो आपको ये समस्या आएगी, इसलिए यहीं पर आप टेस्टिंग कर सकते हो। तो आप जब रीडिंग कर रहे हो तो ड्यूरिंग रीडिंग के दौरान, जब भी हमारी रीडिंग चल रही है उस दौरान हम क्या लिख सकते हैं वो यहां पर आएगा। एक कॉलम दिख रहा है आपको, एक A4 साइज के पेपर में मैंने आपको यहां पर बता दिया है। एक क्यू कॉलम है जहां पर आपके सारे टॉपिक्स के कीवर्ड, या मान लीजिए मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह लगाए तो उससे क्या चीज सीखने को मिलेगी उसको मैं यहां पर लिखूंगा। और नीचे वाला तीसरा हिस्सा, अब कोई टॉपिक बड़ा भी हो सकता है तो ये चीज आप 2 पेज में भी अपना सकते हो, बट हमेशा आप याद रखें इसे हर पेज में आपको मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि जब आप रिवीजन के टाइम को इमेजिन करो तो आप देखोगे कि आपको सिर्फ ये वाले हिस्से देखने, कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो आपका ध्यान इधर चला जाएगा, वहां पर आप लोग देख सकते हैं, और मेंस आंसर के लिए आप यहां पर। तो टेक्निक को यूज करो और हमारे एग्जाम के हिसाब से आप जो है चीजों को बेहतर कर सकते हो। कोई बच्चा समरी की जगह अपनी मिस्टेक्स को भी यहां लिख सकता है कि भाई मेरी मिस्टेक्स क्या होती है इस टॉपिक्स में, क्वेश्चंस लगाने के बाद वो यहां पर आप लिख सकते हो। तो आप इस तरह से काम कर सकते हो। अब अपन देखते हैं कि बनाते कैसे हैं नोट्स को। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि कोई भी टॉपिक जो है, जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर आपके लिए टॉपिक ले लिया, आप टॉपिक ले तो लिया, इसको आप सबसे पहले तो रीड करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ टॉपिक आपको समझाने नहीं आया हूं, अब ये टॉपिक एज ए टीचर मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, आप उसको भी पढ़ के समझ सकते हैं, बट यदि आप पढ़ रहे हैं तो पहला स्टेप मैं आज भी कहूंगा कि डायरेक्ट नोट्स पे छलांग ना लगाएं। पहला स्टेप आप एजुकेटर से पढ़ें। एजुकेटर से पढ़ने से आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी टॉपिक की। अब मान लो कि मुझे टॉपिक आता है, अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब मैं आप रीड करना शुरू करूंगा। तो इसमें आपसे वो कह रहा है कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं, डेंसिटी और टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है। तो मेरे लिए यहां पहला पॉइंट हो गया कि एटमॉस्फेयर का अपना मेन टॉपिक हो गया, इसमें हमें लेयर्स भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है, डिफरेंट लेयर्स हैं, साथ में इसमें वेरी करता है क्या सर, टेम्परेचर, एंड उसके बाद में आगे क्या कह रहा है वो, डेंसिटी। तो डेंसिटी भी तुमने यहां पर लिख ली। अब आपने पूरी स्टोरी को अपने उसमें कर दिया। अब देखो क्या कह रहा है, डेंसिटी हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, डेंसिटी हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, मतलब सही बात है, जितनी गैसेस हैं वो नीचे ज्यादा रहेंगी। तो आपने क्या लिखा कि जो डेंसिटी है सरफेस के पास, धरती के पास ज्यादा होगी, ठीक है, आपने ऐसा लिख दिया।
उसके बाद में डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, अब जैसे जैसे मैं हाइट बढ़ाऊंगा डिक्रीज होती जाएगी एल्टीट्यूड के हिसाब से, ठीक है। तो आपने उस चीज को यहां मेंशन कर लिया। आई बात समझ मेरी? अब एक चीज आपको कनेक्ट होती जा रही है कि भाई नीचे गैस ज्यादा होती है, अब ऊपर जाऊंगा तो वैसे कम होती चली जाएगी। अब कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर, तो फिर अगला पॉइंट मेरा हो गया 5 लेयर के बारे में अपन ने बात कर ली यहां पर। अब चूंकि ये आप अपनी कॉपी में लिखोगे तो ये चीजें और स्मॉल एरिया में आ जाएगी, उस रेशो को आप समझ सकते हो यहाँ पे। अब अलग अलग लेयर्स हैं, दिख रहा है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर। अब यहाँ ये समझदारी अपनानी है कि इनको यहाँ लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे तो उसने एक्सप्लेन किया ही है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन अब ट्रोपोस्फियर आ गया, तो पहला हम ट्रोपोस्फियर के बारे में हम लोग करेंगे। अब यहां आप कर सकते हो कि थोड़ा सा पेन का कलर तुम्हें लगे तो तुम यहां चेंज कर लो कि भाई ट्रोपोस्फियर की कहानी जो है क्या क्या होने वाली है। तो ट्रोपोस्फियर पे अब हम लोगों ने शुरू किया कि अब वो कह रहा है लोअर मोस्ट लेयर है, तो इसको भी आप लोगों ने लिख दिया, पता है सबसे नीचे वाले। अब देखो मान लो एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है, यार ये तो याद ही रहेगा पहली लेयर, तो मत लिखो इसको, छोड़ो, खत्म, आगे बढ़ते हैं। एवरेज हाइट 13 किलोमीटर, हाँ ये जरूर लिख सकता हूं मैं कि एवरेज हाइट इसकी 13 किलोमीटर कह रहा है वो। उसके बाद में हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स और अबाउट द इक्वेटर। अब यदि तुम्हें पता है इक्वेटर क्या है, तो ये इक्वेटर में आपने जो है इसको 18 कर दिया, पोल्स पे 8 कर दिया, एक डायग्राम से भी तुमने इसको यहां पर बना दिया। अब जैसे जैसे आप पढ़ते, अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्रिएशन नहीं आया तो तुम उस थ्योरी को भी लिख दो कि भैया इक्वेटर पर लगभग 18 हो गया, पोल्स पर ये हो गया, ठीक है, आ गई बात समझ में। इसके बाद में बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, थिकनेस ज्यादा कम क्यों हो रही है, तो उसके बारे में देखो यहां पर कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, हीट इज ट्रांसपोर्ट टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। मतलब जब नीचे की धरती गर्म होती है, हवा गर्म होती है, तो वो ऊपर उठ रही होती है, तो हीट के कारण जो एयर है वो हीटअप हो जा रही है और फिर वो कन्वेक्शनल करंट्स में, कन्वेक्शनल करंट के फॉर्म में राइज कर रही है। तो इक्वेटर पर थिकनेस क्या हो जाएगी, इक्वेटर पर थिकनेस ज्यादा हो जाएगी पोल्स की अपेक्षा। तो यहां आपने रीजन भी लिख दिया इसको अपने। अब मान लो तुम्हें अपने शब्द में नहीं लिखते बन रहा है तो प्लीज कोई बात नहीं, ये चीज लिखो, हीट ट्रांसपोर्ट कॉमा फिर स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, ये सारी चीजें लिखो। करते करते आप इस पूरे बड़े पैराग्राफ को अपनी कॉपी में 3-4 लाइन में एंड कर लोगे, ठीक है। अब बात आती है क्यू कॉलम में, तो आपको याद होगा मेरे समझाते समझाते तो आपने यहां पर क्या क्या पढ़ा, तो यहां पर आपने डेंसिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है, यहां पर आपने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, यहां पर थिकनेस के बारे में पढ़ा। ये आपके कीवर्ड हो गए कि कल को जो है अपने को सारे एस्पेक्ट्स पता हो, ठीक है। इसमें थिकनेस के बाद में एवरेज हाइट जो है 13, ये तुमको याद रखना है। अब उसके बाद में देखो एक चीज और उसने लिखी, टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री फॉर एवरी 160 मीटर हाइट। अब अगला पॉइंट जो था कि आपका मान लो 165 मीटर पे ऊपर जितना बढ़ता हूं टेम्परेचर कम होता जाता है, वो चीज आपने लिखी। तो यहाँ पर नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, ये चीज टीचर पढ़ाने के बाद समझ आता है, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये ऐसे 5-6 कीवर्ड तुमने यहाँ पर लिख लिए। अब ये टॉपिक तुम्हारा तैयार हो गया एज इट इज, आप हिंदी में, अभी समरी की कोई कहानी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आपने आगे का भी पढ़ा, अगली लेयर के बारे में बताया, ये करा वो करा, और इसका करते करते आपने जो है अपना नोट डाउन दूसरी हेडिंग यहाँ पर बना ली। इस तरह से आप जो है आराम से करते चले गए और यहाँ पे आपके सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं वो लिखते चले गए। अब टॉपिक लेट्स अज्यूम आपका एंड हो गया, अब तुम सीधे आ गए पीवाईक्यूज पे। अब पीवाईक्यूज में जैसे आपने रिसेंट देखा कि एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दिख रहा है हमें कि ये नॉर्मली जब भी आप पढ़ना, मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये एक पैराग्राफ बता रहा हूं, देखो इधर कि एनर्जी हीट अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बिलो, दिस प्रोसेस इज नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये वाली जो प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द अर्थ रेडिएशन। मतलब क्या होता है, ये अर्थ का अर्थ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, यहीं से ये रेडिएशन जो है निकल रहे होते हैं, तो इससे ये गर्म होता है। तो तुमने जैसे मान लिया कि यहाँ पर इस एमसीक्यू से तुम्हें लर्निंग मिली कि अच्छा मान लो लेट्स अज्यूम तुमने इसको गलत भी कर दिया, आपको नहीं समझ आया क्या करना है, आपने फिर सॉल्यूशन पढ़ा, ऑब्जर्व किया, सारी चीजें की। अच्छा दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा फिर आपने कि इसमें मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर, ऊपर जितना जाऊंगा मॉइस्चर ज्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। निचली लेयर में मॉइस्चर ज्यादा होता है, ओशियन ज्यादा है, नीचे समुद्र है तो उसके आसपास नमी ज्यादा रहेगी। तो ये आपने स्टेटमेंट रॉन्ग कर दिया। फिर एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर, ऊपर अभी हमने देखा कि हल्की होती है हवा, तो वो डेंसिटी वाला देखो पहली लाइन से क्वेश्चन आ गया। तो यहां से आपने देखा कि यार एक एमसीक्यूज बन रहे हैं, मतलब अब इससे जो भी तुमने लर्निंग ली, तुमने सॉल्व किया इसको, आप अपने यहां पर आ गए और कीवर्ड में एक नई चीज लिख ली कि एमसीक्यूज से मुझे क्या सीखने को मिला कि भैया डेंसिटी जो है एयर की वो ऊपर जो है जितना हाइट बढ़ाऊंगा उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। ये चीज अपने को याद रखनी है। दूसरी बात, एक बात और अपन ने क्या सीखी उस एमसीक्यूज से कि भैया जब भी हम बात करेंगे तो हमारा जो अर्थ है वो हीटेड कहां से होता है, लोअर एटमॉस्फेयर से। तो जो भी तुमने गलतियां जो भी सीखा उसको यहां लिख दो,
जो मिस्टेक करी उसको इधर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इस जब टेक्निक की तरफ जब जा रहे होते हो तो इससे आपका काम आसान। अब नेक्स्ट टाइम तुम जब भी पढ़ोगे, अब बस कोशिश करो यार कि जब पहली बार आपके नोट्स बने तो विद इन 7 डेज एक बार देख ही लो, नहीं तो इसी नोट्स को तुम 15-20 दिन बाद भी देखोगे तो समझ नहीं आएंगे। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि नोट्स बनाने से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपको इसको एक बार देखना पड़ेगा, आपकी इस टेक्निक को 7-8 दिन में यदि एक बार आपने इसको समझ लिया तो आपका काम खत्म, बढ़िया से आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, आपने अगले एमसीक्यूज किए उसको यहां पर लिखो, तो होप कि आपको चीजें समझ आ गई होगी। अब रही बात समरी की, अब आपने देखा मेंस का कोई क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो उसके बारे में आप बस ये कीवर्ड इमेजिन करो कि मैं कौन कौन से इसमें मेंस के लिए यूज कर सकता हूं, और नहीं तुम्हें समरी भी समझ में यहाँ तुम्हारी अच्छी बन गई है तो तुम यहाँ पर अपनी मिस्टेक्स का सेक्शन भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि समरी की कहानियां बनानी है, जरूरी नहीं है। तो ये एक टेक्निक है, इससे आप अपने नोट्स को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। सो समझ आई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर? तो इस चीज को जो है आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखें, इस जगह पे ये पूरा जो हिस्सा है इसको आप कीवर्ड की तरफ रखें। ठीक है, समझ आ गई बात? वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स क्रैक इट।